हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो सीरीज़ है उसमें हम लोग क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी में 17 चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वन के बारे में। वन और मतलब हमारी जीवन रेखा, वन जो है वो हमारी लाइफ लाइन है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वनों का, फॉरेस्ट का कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी इम्पोर्टेंस है। और जंतु हों या जो है पेड़ पौधे हों, ठीक है, जितने भी तरीके के जंतु हैं, बर्ड्स हों, कीड़े मकोड़े हों, सबके लिए वन कितना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से एक जो वन है उससे हमें कितने बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, वन अनेक जंतुओं एवं पादपों को आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। वनों से ही क्या, जितने भी जो जंतु हैं, जंतुओं में सब आ जाएंगे, जितने भी जीवित जंतु हैं, ठीक है, और जो पादप हैं उनको आश्रय में नहीं प्रोवाइड करते। हर तरीके के आपको यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पादप देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट में, जंगल में, ठीक है, वन में। और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के जो जंतु वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो उन सबको आश्रय और उनको आवास मिली प्रदान करने का काम करते हैं। वन में अनेक प्रकार के वृक्ष में जैसे कौन कौन से, नीम, बांस, शीशम, सेमल, ये सारे तरीके के आपको वहाँ पे वृक्ष देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ झाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी, शाक भी देखने को मिलेगी और घास भी देखने को मिलेगी। तो ये सब पाई जाती हैं। ठीक है, पौधों की ये जो प्रकार दिए गए वो सारे प्रकार पाए जाते हैं। फिर वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की, अब यहाँ पे जो हम लोग देखते नहीं है, विसर्पी और आरोही लताओं के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये भी हमें देखने को मिलती है कि वृक्षों पर ये विसर्पी और आरोही लताएं किस तरीके से लिपटी होती हैं। ठीक है, फिर देखिए, वनों की भूमि वृक्षों को उनके अंकुरण और नवोद्भिद पौधों में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। वनों की भूमि, इसमें कहा गया है अंकुरण, क्योंकि देखिए हर तरीके के पौधे वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब वन छोटी सी जगह पे तो होता नहीं, काफ़ी जो है मतलब काफ़ी एरिया कवर करता है। ठीक है, तो इसमें अब अंकुरण किस तरीके से हो रहा है, पहले तो बीजों का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको इन्वायरमेंट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ वहाँ जानवरों या बर्ड्स या इंसेक्ट किसी के भी थ्रू उनका जो है उनको जो है उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे जा रहे हैं और सही मात्रा में उनको जो उनके अंकुरण के लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो सारी चीज़ें उनको वहाँ पे प्रोवाइड होंगी। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे नवोद्भिद नया पौधा जो उग रहा होगा उसको विकसित होने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है वन का। फिर देखिए, वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं जो बड़े बड़े, क्योंकि हर तरीके के वृक्ष यहाँ देखने को मिलेंगे, बड़े भी, छोटे भी, उससे छोटे भी, तो जो है मतलब यहाँ पे जो ऊंचे वृक्ष हैं उनकी जो शाखाएं हैं वो कम ऊंचाई वाले जो वृक्ष हैं उनकी ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। इस तरीके से उसको कवर कर लेती हैं कि वो छत जैसी दिखाई देती हैं। ठीक है, और यही जो छत जैसी स्ट्रक्चर जो बन जाता है इसी को ही हम वितान या कैनोपी कहते हैं। विभिन्न जलवायुवीय परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। अब जैसे क्या है कि वन अलग अलग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ जगह बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ जगह बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया कि जलवायुवीय परिस्थितियों के कारण अब जिस जगह जो चीज़ है, कुछ जगह गर्मी ज़्यादा है, कुछ जगह पे बर्फ़ पड़ रही है। ठीक है, तो फॉरेस्ट, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब वर्षा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो लेकिन वहाँ पे भी वन पाए जाते हैं, हर जगह वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही जलवायुवीय परिस्थितियों के कारण वृक्षों की भी अलग अलग प्रजातियाँ, विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ, जंतुओं की भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ उनकी जलवायुवीय जो परिस्थितियाँ हैं उनके कारण वनों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब जैसे वो जो वितान या कैनोपी था उसके बारे में यहाँ दिखाया गया कि बड़े बड़े जो वृक्ष हैं वो किस तरीके से कवर किए रहते हैं छोटे वृक्षों को। ठीक है, तो ये जो शिखर बनाने का काम कर रहे हैं, यही जो मतलब एक पूरा इस तरीके से ये ढक लेते हैं, छत जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं फॉरेस्ट में बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं कि ऐसा लगता है। और मतलब अगर वन के अंदर हम लोग जाएँ तो अगर मतलब भ्रमण करने अगर जाएं तो देखेंगे कि बिल्कुल बहुत झीरी की जितना जो है वहाँ पे प्रकाश देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा अंधेरा देखने को मिलेगा जबकि वो दिन हो रहा होगा। तो ये सब इसी की मतलब ये जो वितान, इसी वजह से इसको स्पेशली बताया भी गया है। फिर यहाँ देखिए, अब है इसमें वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य खाद्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी भी घटक जैसे कि वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक भी प्रभावित होंगे। ठीक है,
यहाँ क्या बताया गया, वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि वन में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे भी मिलते हैं, ठीक है, और पेड़ पौधे मतलब अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे और जीव जंतु भी मिलते हैं। अब खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है, जो उत्पादक होते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता, तो जाहिर सी बात है कि हर मतलब एक ही तरीके के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अलग अलग प्रकार के जो जंतु वो तो नहीं खाते होंगे, सो सब जितने भी जंतु हैं वो अपनी अपनी अकॉर्डिंग जो है, जो भी प्लांट्स हैं या जो घास है या और कुछ भी है वो सब खाते हैं। तो वही चीज़ है कि इसी से ही श्रृंखला बनती जाती है, पादप को खाने वाले, फिर जो जंतु हैं फिर उन जंतुओं को खाने वाले सेकेंडरी जो है कंज्यूमर आ जाएंगे, फिर इसको उनको खाने वाले टर्शरी कंज्यूमर। तो ये सारी चीज़ें हमको वन में देखने को मिलती है। मतलब वन में आपको जो है शेर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, टाइगर भी रहेगा और जो है हिरन भी रहेगा, ठीक, खरगोश भी रहेगा, सारे छोटे जानवर बड़े जानवर सब तरीके के देखने को मिलेंगे। तो खाद्य श्रृंखलाएं अनेक प्रकार की यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और वही बात है कि खाद्य श्रृंखला में अगर किसी में भी रुकावट अगर बीच में आई तो पूरे सिस्टम को वो प्रभावित करेगा। अब जैसे है खाद्य श्रृंखला में वृक्ष है, ठीक है, तो वृक्ष से जिनको पोषण प्राप्त हो रहा है, अगर हम सारे ट्रीज को ही हटा दें तो बहुत बड़ी मात्रा में इसका इफेक्ट पड़ेगा। बाकी की जितनी भी उससे रिलेटेड, उस ट्री से रिलेटेड जितने भी जो है मतलब खाद्य श्रृंखला में जो श्रेणियाँ हैं, यूँ कह सकते हैं कंज्यूमर्स हैं, उन सब वो सारे के सारे इफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। वनों में अनेक जीवों के साथ साथ ऐसे सूक्ष्म जीव भी मृदा में उपस्थित होते हैं जो मृत पादपों और जंतुओं को खाते हैं। जैसे अब वन में वही उनका घर वगैरह सब है, ठीक है, जंतुओं का, पादपों का। तो अब जब वो मरेंगे, क्योंकि जो है जंतु वगैरह मरेंगे तो है ही, ठीक है, तो जब वो मरेंगे तो उसी में ही उनका ही जो है, उसी जंगल में ही उनका जो सरलीकरण है वो वहीं पर ही हो जाएगा, ठीक है। तो पौधे हैं वो भी मृत पादप हैं या जंतु ऊतक है। अब उनको जो उनके जो जटिल पदार्थ हैं उनको सरल पदार्थों में कन्वर्ट करने के लिए कौन उपस्थित होते हैं मिट्टी में, सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। अब ये क्या करते हैं, उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। जब वो उनका सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी उनकी पूरी बॉडी जो है वो घुल करके एक लिक्विड फॉर्म में जैसे भी हो जाएगी, ठीक है, तो वही गहरे रंग के पदार्थ को परिवर्तित कर देते हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। तभी मिट्टी की जो सबसे ऊपरी टॉप सॉइल होती है, टॉप लेयर जो होती है वो ह्यूमस कहलाती है। पदार्थों को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को ही हम अपघटक कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे भी कह सकते हैं सफाई करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। वन जो है इनको हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, देखिए, क्योंकि वनों में उपस्थित पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। वनों में इतने सारी तादाद में, क्योंकि मेजॉरिटी में वहाँ पे प्लांट ही देखने को मिलेंगे, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट है ये बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन की जो मेंटेनेंस है, ठीक है, उनको वायुमंडल में बनाए रखने का काम वन करते हैं, फॉरेस्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन, इसको भी ये प्रोड्यूस कराते हैं। वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनसे कुछ विभिन्न जनजातियों, मतलब इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के भी हो सकते हैं। यह लोग वनों पर ही निर्भर रहते हैं तथा उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। मतलब वनों के अंदर ही अनेक प्रकार की जो मनुष्यों की ही, मानवों की जो जातियां हैं वो अनेक प्रकार की उसमें वहाँ पे रहते हैं और वन उनका भी एक जो है वास स्थान होता है, ठीक है। तो वो लोग पूरी तरीके से कम्प्लीटली वनों पे ही आश्रित होते हैं। अब वो वहाँ से आश्रय, मतलब उनको घर तो है ही, वो दूसरा भोजन भी वहीं से ही प्राप्त करना है, शिकार भी वहीं करना है, जल तो वहीं पे ही प्रोवाइड हो ही जाता है, ठीक है। और औषधियाँ उनको हर तरीके की, मतलब वन में रहने वाले जो जितने भी मनुष्य, जितनी भी जातियों के, ठीक है, उनको वहाँ के हर एक पौधे के बारे में, हर एक जड़ी बूटियों के बारे में उन लोग को पूरा जानकारी रहती है। सघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय के साथ साथ मांस भक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती है। जैसे हिरन है, ठीक है, हिरन को आपने देखा होगा कि जो है पानी पीने के लिए अगर नदी पर आए हैं तो अचानक से अगर उनको कोई भी भनक लगती है कि उनके शिकार के लिए या कोई उनकी तरफ आ रहा है तो 2 मिनट में वो गायब हो जाते हैं। कहाँ गायब हो जाते हैं, जंगल की यही जो ऊँची ऊँची जो घनी झाड़ियाँ हैं इन्हीं में ही छुप जाते हैं, ठीक है। और वही है कि ऊँची घास और सघन झाड़ियाँ जो हैं वो उनको भोजन तो प्रोवाइड करती हैं, साथ ही साथ और उनको रहने की जगह भी देती हैं, और जो मांसभक्षी जो जीव हैं उनसे सुरक्षा भी प्रदान करती हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हम लोग ने जो देखा था, प्रकाश संश्लेषण सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करा है, क्योंकि हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज़ करते जाएंगे, हम लोग जो रिलीज़ करेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ करेंगे। उसको मेंटेन करने का काम मेनली प्लांट करते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। तो ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फूड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और फूड की ही पूरी रिएक्शन में ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे, ठीक। और ये अपघटक क्या करते हैं, ये जो मृत पौधे और जीव हैं उनको सरल पदार्थों में उनको कन्वर्ट कर देंगे, एक तरीके से खाद बनाने का काम कर देंगे। ये खाद पादपों में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, तो पोषक तत्वों की तरह ये बन जाएगी। और यहीं पे ही जो प्लांट हैं वो वाटर की स्टोरेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे, वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। तो उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एनिमल्स का, अलग अलग एनिमल का अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है, और उनकी साथ ही साथ उनके पैरों के जो चिन्ह होते हैं उनसे ये पता लगा लेते हैं कि इधर से कौन सा जानवर गुजरा होगा या कौन कौन से जानवर, मतलब जिसकी भी इनको खोज करनी है। जंतुओं का 6 मान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अब खाद बनती कैसे है, इसी से ही तो बनती है। तो यही है, ये जो 6 मान जो गोबर होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, इसी को ही एज अ खाद के रूप में यूज़ कर लिया जाता है, और वो उनको पोषक तत्व नए पौधे जो होते हैं, जो विकसित हो रहे होते हैं, उनको ये प्रोवाइड करते हैं। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। जंतुओं की अलग प्रकार की, वो अलग अलग तरीके की जो किस्में हैं वो पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पौधों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक करते हैं। अपघटक मेनली यही तो काम करते हैं। अब अपघटक क्या कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट अगर जो है काम जो कर रहे हैं वो अपघटक ही कर रहे हैं। तो ये पौधों के लिए भी काम कर रहे हैं और जंतुओं के लिए तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से खाद प्रोवाइड कर रहे हैं, एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं पौधों को। वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। तो वन के लिए ये एक टाइटल है कि ये एक गतिक सजीव इकाई है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो एक साइकिल के थ्रू चलती रहती हैं, ठीक है। अब वो और हर किसी को जो जो काम दिया गया है उसका काम अपना पूरी तरीके से चल रहा है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया, कुछ जंतुओं के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे जो जंगली जंतु हैं वन में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इनका क्या यहाँ पे रोल है। जैसे ये तो आपदा का एक आपदा के लिए है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ जगह पे पेड़ पौधे खूब हैं और एक जगह पे फैक्ट्रीज़ हैं। तो फैक्ट्रीज़ जो लगाई चली जा रही हैं, मतलब लगती जा रही हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। रोज़गार के लिए उनको फैक्ट्री वगैरह सब इसकी स्थापना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे पोल्यूशन जो निकल रहा है। अब वायु प्रदूषण, वन जो है वो 2 तरीके के प्रदूषण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं उनको कम करने का। एक तो वायु प्रदूषण को और दूसरा ध्वनि प्रदूषण को। ये जितनी भी गाड़ी वगैरह इनकी जो वॉइस होती है वो वनों में उपस्थित जो पेड़ पौधे होते हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। साथ ही साथ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड या जितनी भी जहरीली गैसेज निकल रही होती हैं वो भी प्लांट के थ्रू उसको फ्रेश कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है। अब यहाँ पे आपदा का दिखाया गया है कि अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं। एक और यहाँ पे ये बात बताई गई है, वर्षा जल की प्राकृतिक अवशोषक का काम। जैसे कि अभी हम लोग ने पहले देखा था कि जो ऊंचे वृक्ष होते हैं वो छत की जैसे स्ट्रक्चर पूरा बना लेते हैं। अब छत के जैसे स्ट्रक्चर जब पूरा बना हुआ है तो वर्षा जल, जो कि आम जगहों पर अगर हम लोग जहाँ जिस जगह रहते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ी देर ये वर्षा अगर होती तो पूरी रोडों पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो वन होते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे वर्षा उतनी ही तेज़ी से हो रही होती है। लेकिन वही है कि छाते की तरह जो है सारे प्लांट्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर बना रहता है और वो पूरे जो वर्षा की जो पानी है उसको बौछार में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो बौछार धीरे धीरे करके जो है ज़मीन पर जाती है और फिर वो एक तरीके से ना तो मृदा अपर्दन हो पाता है, ना ही किसी भी तरीके का जो है मतलब कोई बाढ़ का कोई जो है खतरा रहता है, और जो पानी होता है वो सही तरीके से रिस करके भूमि के अंदर भी चले। तो ओवरऑल देखा जाए तो वन हर तरीके का काम कर रहे हैं, वाटर की मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
तो ये मतलब कि उनका वही रिसाव धीरे धीरे आसानी से भूमि में हो जाए, ये भी होने देते हैं। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करते हैं और उसको मतलब नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को भी बनाए रखते हैं। अब जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता जाएगा वाटर का, उतना ही ज़्यादा भौमजल बढ़ता जाएगा और वही क्या बनेगा, नदियों के मतलब कि नदियों के निर्माण का एक कारण बन जाएगा। ठीक है, तो जो है जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। फिर है वन, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी भी जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वनों से रिलेटेड, वो यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई। अब हमारा खाली एक चैप्टर बचा है जिसे हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।